नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, राजस्थान के इतिहास की अपन बात कर रहे थे और इसमें अपना टॉपिक चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। इससे पहले मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ से लेकर राणा रतन सिंह का भाग 1 मैं आपके बीच प्रदर्शित कर चुका हूँ। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ मेवाड़ के इतिहास का भाग 2 और इसमें हम बात करेंगे राणा हमीर से लेकर महाराणा कुंभा तक का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक सोशल मीडिया में इसे शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, संपूर्ण जो जानकारी है वो प्रश्नों के माध्यम से व्यवस्थित क्रम के अनुसार आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है राणा हमीर को और इसका शासनकाल रहा है 1326 से 1364। तो इसमें प्रश्न ये भी आ जाता है कि मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो 1326 में हुआ था। राणा हमीर जो है वो सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। अब देखिए कुछ और जानकारियां ले लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या के संदर्भ में। हम राणा हमीर सिसोदा जागीर के सरदार लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह 1303 के चित्तौड़ युद्ध के समय रतन सिंह की ओर से युद्ध लड़ता हुआ अपने 7 पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा इसका एक पुत्र जो भाग्य से युद्ध में बच गया था अरी सिंह का पुत्र राणा हमीर था। तो ये जो राणा हमीर जो मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, ये किसके पुत्र थे? ये अरी सिंह के पुत्र थे। और अरी सिंह कौन थे? अरी सिंह जो थे वो थे सिसोदा जागीर के सरदार लक्ष्मण सिंह के पुत्र। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के समय राणा हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तथा मालदेव के पुत्र बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया? तो वो सुल्तान कौन था जिसके समय हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। राणा हमीर से पहले चित्तौड़ के गुहिल वंशी शासक रावल कहलाते थे। ये आप सभी जानते हैं कि राणा हमीर से पहले चित्तौड़ के जितने भी शासक बने थे गुहिल वंशी, वो रावल कहलाते थे और बाद में मेवाड़ का राजवंश सिसोदिया राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंगोली का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो सिंगोली का युद्ध जो है वो लड़ा गया था राणा हमीर तथा दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राणा हमीर ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर राज्य को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को कहा गया है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की आगे अपन बात करेंगे, महाराणा कुंभा के संदर्भ में जब बात की जाएगी तब। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। ये प्रश्न कई बार आता है कि विषम घाटी पंचानन के संदर्भ में कौन प्रसिद्ध रहा है? तो विषम घाटी पंचानन जो है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है राणा हमीर को। और इसके अलावा एक और भी संज्ञा दी गई है राणा हमीर को इस प्रशस्ति में, वो है विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश। राणा हमीर ने कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य व हौसला नहीं खोया। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के द्वारा गीत गोविंद पर लिखी गई रसिक प्रिया नामक टीका में राणा हमीर को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जयदेव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है गीत गोविंद और इस गीत गोविंद पर जो टीका लिखा गया है वो महाराणा कुंभा ने लिखा है जिसका नाम है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया जो टीका है इसमें राणा हमीर को कौन सी उपाधि दी गई है? तो वो उपाधि है वीर राजा की उपाधि। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने राणा हमीर को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है? तो किस इतिहासकार ने राणा हमीर को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है? तो ये माना है इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने।
अगला प्रश्न है, राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के किले में राणा हमीर ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो मंदिर है अन्नपूर्णा माता के मंदिर का। अगला प्रश्न है, राणा हमीर के उत्तराधिकारी, मतलब राणा हमीर के बाद में जो शासक बना उसके लिए शब्द आया है उत्तराधिकारी, जिसने मालवा के दिलावर खां को पराजित करके मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। तो कहने का मतलब सीधा सा प्रश्न है कि मेवाड़ का वह शासक जिसने मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया, तो वो कौन था? वो था अक्षेत्र सिंह, जिसका अन्य नाम है खेता। हाड़ौती के हाड़ा शासकों की शक्ति को कमजोर करने वाला शासक भी कौन था? क्षेत्र सिंह ही था। यह आपको ध्यान में रखना है कि हाड़ा शासकों की शक्ति को कमजोर करने वाला शासक कौन था, या वह शासक जिसने मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। तो वो था राणा हमीर का उत्तराधिकारी क्षेत्र सिंह या खेता। इसका शासनकाल है 1364 से 1382 ईस्वी। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिंह का उत्तराधिकारी जिसके शासनकाल में उदयपुर में जावर में चांदी की खान निकली। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस मेवाड़ के शासक के काल में जावर में चांदी की खान निकली? तो ये निकली थी लक्ष्य सिंह के काल में। इसका अन्य नाम जो आ जाता है वो आ जाता है लाखा। महाराणा लाखा आ जाए या महाराणा लक्ष्य सिंह, बात एक ही है। अगला प्रश्न है, पिछोला झील, यह है उदयपुर में का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न से जुड़े हुए कई ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं कि पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में किसने करवाया था? तो एक चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए साथियों, ये जो पिछोला झील जो है ये है भेड़च नदी पर स्थित। भेड़च नदी पर स्थित इस झील का निर्माण एक बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है। इस झील में जग मंदिर तथा जग निवास महल स्थित हैं। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि जग मंदिर या प्रश्न आ जाता है जग निवास महल किस झील की शोभा है? तो ये पिछोला झील की शोभा है। अब देखिए, शहजादा खुर्रम जो शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना था ने गुजरात अभियान के दौरान जग मंदिर में शरण ली थी। तो शाहजहां या खुर्रम ने गुजरात अभियान में किस महल में शरण ली थी? जग मंदिर महल में। अब देखिए, पिछोला झील में बिजारी नामक स्थान पर गलकी नटनी की स्मृति में बनवाया गया नटनी का चबूतरा स्थित है। तो यह भी पूछा जाता है गलकी नटनी का चबूतरा या नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो ये है पिछोला झील में। और इस चबूतरे को क्या कहा जाता है? इसे स्वरूप सागर झील भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के पुत्र रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया? तो यहाँ पर देखिए साथियों, थोड़ा सा मारवाड़ का हस्तक्षेप हुआ था मेवाड़ रियासत में, तो इसकी हम आगे चर्चा करेंगे पूरी। तो मारवाड़ का जो शासक था उसका नाम था राव चूड़ा, और राव चूड़ा का जो पुत्र था वो था रणमल, और इस रणमल की बहन थी हंसाबाई। तो राव चूड़ा के पुत्र रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के साथ। हालांकि साथियों, मैं आपको बता दूं कि रणमल जो है उसने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव महाराणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा के लिए रखा था। वो राणा चूड़ा से ही अपनी बहन का विवाह करना चाहता था, लेकिन महाराणा लाखा ने भरे दरबार में ये व्यंग्य कर दिया कि भाई अब बूढ़े लोगों के लिए कौन नारियल लाएगा। तो यही जो बात है जो महाराणा लाखा के द्वारा दरबार में कही गई थी, जब राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा को पता चली तो उन्होंने अपने पिता के साथ रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह करवाया, तथा ये कसम भी खाई राणा चूड़ा ने कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा तथा कभी भी राज्य को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखूंगा। तो देखिए साथियों, हालांकि रणमल अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा से करना चाहता था, परंतु शर्त के तहत लाखा से करवाया। तो ये शर्त क्या थी? ये शर्त यही थी
कि मेरी बहन हंसाबाई से जो पुत्र की प्राप्ति होगी उसी को राणा लाखा जो है वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाएंगे, न कि अपने पुत्र राणा चूड़ा को। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षाओं में कई बार रिपीट होता है। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है राणा लाखा के पुत्र चूड़ा को। अब देखिए वही कहानी जो मैं आपके बीच पिछले प्रश्न में प्रस्तुत कर चुका हूँ उसी को दोहरा रहा हूँ। लाखा के पुत्र चूड़ा को जब अपने पिता के वचन का पता चला तो इसने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। तो राणा चूड़ा को जब ये पता चल गया कि रणमल ने अपने मेरे पिता से ये वचन ले लिया है कि उसी स्थिति में मैं अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ करूंगा जब हंसाबाई से होने वाले पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो लाखा के पुत्र चूड़ा ने क्या किया, कसम ले ली कि मैं आजीवन क्या रहूंगा, कुंवारा रहूंगा। हंसाबाई से पुत्र मोकल की प्राप्ति हुई तथा चूड़ा ने मोकल को सिंहासन पर बैठाकर अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। अगला प्रश्न है, राणा लाखा का उत्तराधिकारी कौन था? तो राणा लाखा का उत्तराधिकारी था राणा मोकल। 12 वर्ष की आयु में मोकल जो है वो शासक बन गया था मेवाड़ का, और इसका बड़ा भाई जो था चूड़ा इसका संरक्षक था, जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। हंसाबाई के हस्तक्षेप के कारण चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान होशंग शाह के यहाँ चला गया। तो हंसाबाई को जो है वो चूड़ा पर हमेशा संदेह रहता था, हालांकि ये संदेह जो है बेबुनियाद था। राणा चूड़ा का कभी ये प्रयास नहीं रहा कि वो मोकल को हटाकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त कर लें, लेकिन माँ का हृदय है थोड़ा सा अपने पुत्र के प्रति द्रवित रहता ही है। तो हंसाबाई के हस्तक्षेप के कारण जो है चूड़ा मेवाड़ छोड़कर चले गए, और कहाँ गए वो? मालवा के सुल्तान होशंग शाह के दरबार में। अगला प्रश्न है, चूड़ा के मेवाड़ छोड़ने के पश्चात हंसाबाई ने मोकल का संरक्षक किसे बनाया? तो अब मोकल जो था वो अल्पवयस्क था, 12 वर्ष की आयु में ही था वो शासक बनते समय। तो हंसाबाई ने क्या किया, अपने भाई रणमल को मारवाड़ से मेवाड़ बुला लिया और इसे ही मोकल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। रणमल ने संरक्षक बनते ही मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। इससे सिसोदिया राजपूत जो थे वो रणमल से नाराज हो गए। अगला प्रश्न है, रामपुरा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो रामपुरा का युद्ध लड़ा गया था साथियों नागौर के फिरोज खां तथा मेवाड़ के शासक राणा मोकल के मध्य। अगला प्रश्न है, राणा मोकल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए साथियों, ये 5 कथन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया राणा मोकल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सभी कथन सत्य हैं। ये मेरा प्रयास इस प्रश्न के माध्यम से ये रहा है कि मैं आपको राणा मोकल के संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारियां मात्र एक प्रश्न के तहत बता सकूं। तो पहला कथन जो है राणा मोकल के संबंध में वो क्या है कि राणा मोकल ने चित्तौड़ किले में परमार वंशीय भोज के द्वारा बनवाए गए त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर इसे समाधीश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्धि दिलाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चित्तौड़ के किले में जो है परमार वंशीय भोज के द्वारा बनवाए गए त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो मोकल ने करवाया था। और इसे कौन से मंदिर के नाम से प्रसिद्धि दिलाई त्रिभुवन मंदिर को? तो मोकल ने समाधीश्वर मंदिर के नाम से इसे प्रसिद्धि दिलवाई। दूसरा कथन है, 1433 में मोकल के समय गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है कि गुजरात के किस शासक ने मोकल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया? तो वह शासक था अहमद शाह। तीसरा कथन है, अहमद शाह व मोकल के मध्य जिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। तो गुजरात के शासक अहमद शाह और मोकल के मध्य जिलवाड़ा स्थान पर युद्ध हुआ था, इसी वजह से इस युद्ध का नाम है जिलवाड़ा का युद्ध। इसी समय क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। रानी कमलावती ने सेना का सामना किया तथा अंत में जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तो रानी कमलावती का जो संबंध है वो मेवाड़ के किस शासक से रहा है? तो ये रानी थी राणा मोकल की, और चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। और इसके पश्चात इसी रानी ने इस युद्ध को जारी रखा। गुजरात के
विशाल सेना का सामना किया और अंत में जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगला जो कथन है, राणा मोकल की रानी सौभाग्य देवी से 1423 में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। ये कथन भी बिल्कुल सही है कि राणा मोकल की रानी थी सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी के गर्भ से ही जो है राणा मोकल का उत्तराधिकारी जो था महाराणा कुंभा, उसका जन्म हुआ था 1423 में। तो इस एक ही प्रश्न के माध्यम से 4 जानकारियां मैं आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल की सबसे प्रमुख समस्या क्या थी? देखिए साथियों, महाराणा कुंभा जब शासक बना तो इसके सामने 2 समस्याएं थी। आपको कोई सी भी समस्या ऑप्शन में दिया जा सकता है। पहला तो जो है पिता मोकल के हत्यारों को सजा देना, चाचा और मेरा को जो है ये सजा देना चाहता था, ये समस्या थी बहुत बड़ी। इसके अलावा अपने पिता के मामा रणमल के मेवाड़ में बढ़ रहे प्रभाव को रोकना। तो आप जानते हैं कि राणा चुड़ा जो है वो मेवाड़ से निकाल दिया गया था। बाद में हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को वहां संरक्षक बना दिया था मोकल का। तो कहने का मतलब जो है महाराणा कुंभा के मामा रणमल का मेवाड़ में बहुत ज़्यादा हद तक हस्तक्षेप बढ़ गया था। इस हस्तक्षेप को रोकना जो है वो महाराणा कुंभा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। तो ये 2 समस्याएं थी महाराणा कुंभा के सामने। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने किसकी सहायता से अपने पिता मोकल के हत्यारों को मारकर बदला लिया? तो अपने मामा रणमल की सहायता से जो है इसने अपने पिता मोकल के हत्यारों को मारकर बदला लिया। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण केवल महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका उल्लेख मिलता है वीर विनोद ग्रंथ में। तो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता भी पूछे जाते हैं। यह ग्रंथ लिखा गया है श्यामल दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब तथा किन के मध्य लड़ा गया? यह इंपॉर्टेंट युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। 1437 में लड़ा गया था यह युद्ध महाराणा कुंभा तथा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के मध्य। अब देखिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। चाचा व मेरा का साथी महपा पंवार तथा चाचा का पुत्र अक्का मांडू या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास चला गया। कुंभा ने सुल्तान से विद्रोहियों को लौटाने को कहा। वह महमूद खिलजी के मना करने पर कुंभा ने खिलजी पर आक्रमण कर दिया। तो सारंगपुर के युद्ध का कारण यही था कि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से ये मांग की कि वो उसके विद्रोहियों को लौटा दे, लेकिन महमूद खिलजी ने यह कहते हुए कि हम हमारे अतिथियों का अपमान किसी हाल में नहीं करते और हम किसी भी स्थिति में अपने अतिथियों को या शरणार्थियों को वापस नहीं लौटाएंगे। इसी वजह से जो है महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया था। अगला प्रश्न है, सारंगपुर युद्ध के पश्चात कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? तो सारंगपुर युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई थी और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1440 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को किसने कहकर संबोधित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए साथियों, ये प्रश्न है, डायरेक्ट यही प्रश्न आता है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को। और किसने कहा है कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश? तो ये कहा है इतिहासकार डॉक्टर गर्टज के द्वारा। इसके अलावा देखिए साथियों, मैंने कुछ और इतिहासकारों का भी जिक्र आपके सामने किया है, सभी आपको याद होने चाहिए। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश जो है कीर्ति स्तंभ को कहा है डॉक्टर गर्टज ने। इसी तरह से विष्णु ध्वज या मूर्तियों का अजायब घर कीर्ति स्तंभ को किसने कहा है? तो ये कहा है इतिहासकार डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे के द्वारा। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत बताया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को देखकर इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। तो ये सारे के सारे जो
इतिहासकारों के जो वक्तव्य हैं कीर्ति स्तंभ के संदर्भ में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाना ताकि मेरे द्वारा नियमित प्रदर्शित होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ के बारे में सत्य कथन है। तो देखिए साथियों, ये 5 कथन दे रखे हैं और ये सारे के सारे कथन जो हैं विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बारे में दिए गए हैं। तो ये जो भी कथन दिए गए हैं तो ये सारे के सारे सही हैं। मैं आपको पहले से उत्तर बता रहा हूँ, सभी कथन सत्य हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको विजय स्तंभ के बारे में पता होनी चाहिए। पहला है, यह स्तंभ 9 मंजिला है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कितने मंजिला स्तंभ है? 9 मंजिला है। और कितना फीट ऊंचा है? 120 फीट इसकी ऊंचाई है। इसमें कुल निर्माण का जो व्यय हुआ है, कुल लागत जो लगी है वो लगी है 90 लाख। विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियां हैं तथा विजय स्तंभ का जो आधार है वो 30 फुट है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल जो है इस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का उल्लेख मिलता है? तीसरी मंजिल पर। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा धारण की गई उपाधियां। तो साथियों, जितनी भी उपाधियां महाराणा कुंभा ने धारण कर रखी थी वो सारी उपाधियां मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम जिक्र करेंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको विशेष हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। जैसे राणा रासो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाल गुरु की उपाधि जो है वो पूछी जाती है। इसके अलावा हिंदू सुल्तान की उपाधि पूछी जाती है और एक पूछी जाती है अभिनव भट्टाचार्य। तो इन उपाधियों के संदर्भ में आप विशेष ध्यान रखिए। बाकी कोई भी उपाधि जो है वो परीक्षा की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले उपाधि आती है महाराजा धीराज। तो महाराणा धीराज की उपाधि किस कारण से इन्होंने धारण की थी? तो कारण सामने लिखा हुआ है, राजाओं का राजा होने के कारण महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराणा की उपाधि अनेक राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के कारण कुंभा ने महाराणा की उपाधि धारण की। राणा रासो इंपॉर्टेंट है, विद्वानों को आश्रय देने के कारण जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी राणा रासो की। राजगुरु की उपाधि क्यों धारण की? राजाओं तथा सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण इन्होंने राजगुरु की उपाधि धारण की। दान गुरु की उपाधि से आपको पता ही चल रहा है सीधा, विद्वानों तथा निर्धनों को दान देने के कारण इन्होंने दान गुरु की उपाधि धारण की थी। हाल गुरु की उपाधि इंपॉर्टेंट है। गिरी दुर्ग या पहाड़ों पर जो दुर्ग स्थित होते हैं उन दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्होंने उपाधि धारण की थी हाल गुरु की। तो मैं आपको बता चुका हूं, मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था, जिसका प्रमाण हमें मिलता है वीर विनोद ग्रंथ के माध्यम से, जिसके रचयिता थे श्यामल दास। एक परम गुरु की उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्यों की थी? अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण। अश्वपति की उपाधि से आपको पता चल रहा है कुशल घुड़सवार होने के कारण ये उपाधि धारण की थी। छाप गुरु की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि छापामार युद्ध प्रणाली में महाराणा कुंभा जो थे वो कुशलता प्राप्त थे। हिंदू सुल्तान की उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं का रक्षक होने के कारण इन्होंने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुस्लिम शासकों के द्वारा महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई थी। शैल गुरु की उपाधि क्यों धारण की थी? युद्ध में निपुण होने के कारण। तो युद्ध में निपुण होने के कारण महाराणा कुंभा ने शैल गुरु की उपाधि धारण की थी। गणपति की उपाधि क्यों धारण की थी? राज्य का शासक होने के कारण इन्होंने गणपति की उपाधि धारण की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि महाराणा कुंभा जो थे एक कुशल शासक होने के अलावा एक सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ भी थे, संगीत प्रेमी भी थे, इसके अलावा वीणा वादक भी थे। तो संगीत प्रेम के कारण तथा श्रेष्ठ वीणा वादन के कारण जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी अभिनव भट्टाचार्य की। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है? तो ये कहलाता है महाराणा कुंभा का काल। तो देखिए स्थापत्य के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य महाराणा कुंभा के द्वारा करवाए गए थे
ये सभी बातें मैं इसी प्रश्न के माध्यम से आपको बता रहा हूं। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद में, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। बसंती दुर्ग जो सिरोही में है, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। इसके अलावा परमार शासकों के द्वारा निर्मित अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी, पुनः निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यह भी सिरोही में है अचलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बैराट का दुर्ग जो है, जो बदनौर भीलवाड़ा में है, इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये जो पांचों जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। परमार शासकों ने जो अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। इसके अलावा बदनौर भीलवाड़ा में बैराट के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कुंभा ने। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने कहाँ करवाया? हालांकि साथियों, दुर्गों के संदर्भ में मैं शीघ्र ही आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सभी दुर्गों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप इस संदर्भ में बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ हम केवल मेन बात कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न से जुड़ी हुई चीज़ है उसी की बात कर रहे हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने कहाँ करवाया था? राजसमंद के सादड़ी गांव के समीप अरावली की जरगा पहाड़ी पर। यह आपको ध्यान में रखना है। 1443 से 1456 ईस्वी के मध्य कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वास्तुकार था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो ये था मंडन। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। तो महाराणा कुंभा जो है वो मेवाड़ के साम्राज्य की जो देखभाल करता था, वो कौन से दुर्ग में रहकर करता था? तो वो है कटारगढ़ का दुर्ग। वास्तव में कटारगढ़ का दुर्ग जो है वो कोई अलग दुर्ग नहीं है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित एक छोटा सा दुर्ग है, वो है कटारगढ़ का दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अब देखिए, आपको एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कुंभलगढ़ के दुर्ग के संबंध में ये कथन किसने दिया है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है। तो ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल के द्वारा ये कथन दिया गया है। और हम बात कर चुके हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जो दुर्ग है छोटा, कटारगढ़ का दुर्ग, इसे क्या कहा जाता है? इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? ध्यान रखिए, हम कीर्ति स्तंभ का निर्माण नहीं पूछ रहे हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पूछी जा रही है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर आप ढंग से देख लीजिएगा। इस प्रशस्ति की शुरुआत जो है वो अत्रि भट्ट के द्वारा की गई थी, तथा समाप्त जो है इस प्रशस्ति का जो समापन है वो इसके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। तो देखिए साथियों, इसमें क्लियर सी बात है, आपको ज़्यादातर जो परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर जो है वो अत्रि या अत्रि भट्ट ही दिया जाता है, क्योंकि इस प्रशस्ति का जो निर्माण कार्य, जो शुरुआत, इस प्रशस्ति की जो शुरुआत की गई थी वो अत्रि भट्ट के द्वारा ही की गई थी, लेकिन पूर्ण इस प्रशस्ति की रचना वो नहीं कर पाए थे। तो इसका जो अधूरा जो कार्य था वो इनके पुत्र महेश भट्ट ने संपन्न किया था। तो जिस तरह से भी ऑप्शन आए आप देख लीजिएगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा अत्रि भट्ट। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा कौन से ग्रंथों की रचना की गई थी? तो कुंभा के संदर्भ में इनके ग्रंथों के बारे में भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है। तो सारे के सारे ग्रंथ मैंने आपके बीच लिख दिए हैं। महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो अलग से चिन्हित हैं, तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहला है संगीत राज, ये सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आता है क्योंकि कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है संगीत राज। दूसरा है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो ग्रंथ है, अभी अपन ने बात की थी, ये गीत गोविंद पर लिखा गया टीका है, जिसमें राणा हमीर को जो है वो एक संज्ञा दी गई है, राज कवि की संज्ञा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जयदेव की रचना गीत गोविंद पर लिखा गया टीका कौन सा है? रसिक प्रिया है। तीसरा जो ग्रंथ है ये भी इंपॉर्टेंट है, संगीत रत्नाकर, ध्यान में रखिएगा। एक इनका ग्रंथ है संगीत सुधा, एक है प्रबंध हरिवार्तिक, एक है चंडी शतक टीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाद प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका और कामराज रतिसार,
ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं आपको ध्यान में रखने हैं, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ हैं ये। अगला प्रश्न है, कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि कौन थे? तो कुंभा का सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि था कान्हा व्यास। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो भी कई बार परीक्षाओं में आता है। कान्हा व्यास ने ग्रंथ लिखा था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना कान्हा व्यास के द्वारा की गई थी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ था इसका प्रथम भाग जो है वो कहलाता है राजवर्णन। इसकी रचना जो है वो स्वयं कुंभा के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। और वैसे डायरेक्ट प्रश्न आ जाए एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसकी रचना है, तो आप बताएंगे कान्हा व्यास की। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में गुहिल वंश की वंशावली का वर्णन मिलता है। तो एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है इसकी तुलना पुराणों से की गई है, क्योंकि इस ग्रंथ में गुहिल वंश की वंशावली का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? तो प्रधान शिल्पी था मंडन। यह आ जाए महाराणा कुंभा का प्रधान वास्तुकार। तो इसका नाम हम पढ़ चुके हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन ही था। स्वयं महाराणा कुंभा भी एक उत्कृष्ट वास्तुकार था, यह आपको ध्यान में रखना है। और ये मंडन कौन था? यह मूलतः गुजरात का खेता ब्राह्मण का पुत्र था। वास्तुकार के साथ ही मंडन जो है वो साहित्यकार भी था। आगे हम बात करेंगे मंडन की रचनाओं की, क्योंकि मंडन वास्तुकार होने के साथ साथ एक कुशल साहित्यकार भी था। और कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है उसका प्रधान शिल्पकार या वास्तुकार अगर आपको परीक्षा में पूछ ले तो उसका उत्तर भी क्या आएगा? मंडन आएगा। अगला प्रश्न है, मंडन के द्वारा रचित साहित्यिक ग्रंथ। तो देखिए महाराणा कुंभा के ग्रंथ तो आपको याद करने ही करने हैं, इसके अलावा मंडन के ग्रंथ भी जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे 3 ग्रंथ आपको महाराणा कुंभा के दे देगा और 1 दे देगा मंडन का, और पूछ लेगा कौन सा महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, या व्यक्तिगत रूप से मंडन का जो रचना ग्रंथ हैं वो भी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट उतने ही हैं। तो मंडन ने देखो कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी। 3 ग्रंथ आपको विशेष ध्यान में रखने हैं, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन और वास्तुसार या वास्तु मंडन। ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन्होंने रचना की थी देवमूर्ति प्रकरण की भी, जिसे रूपावतार मंडन भी कहा जाता है। इसके अलावा शकुन मंडन की रचना भी जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा अपना गुरु किसे मानते थे? तो महाराणा कुंभा जो थे वो अपना गुरु मानते थे जैन आचार्य हीरानंद को। ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आता है, महाराणा कुंभा का संगीत गुरु कौन था? तो गुरु तो मानते थे हीरानंद को, और महाराणा कुंभा के संगीत गुरु जो थे वो थे सारंग व्यास। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही मैं आपको बता रहा हूं इस प्रश्न के रूप में अलग से प्रश्न मैंने नहीं बनाया है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। और महाराणा कुंभा अपना गुरु किसे मानते थे? आध्यात्मिक गुरु मानते थे जैन आचार्य हीरानंद को। अगला है, किस जैन आचार्य को कुंभा ने कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो कुंभा ने कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी जैन आचार्य सोमदेव को। यह आपको ध्यान में रखना है। कुंभा ने कवि राजा की उपाधि किसे दी थी? जैन आचार्य सोमदेव को। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा की पुत्री जो महान संगीतज्ञ थी, साहित्य में वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो महाराणा कुंभा की पुत्री भी जो थी वो उन्हीं की तरह महान संगीतज्ञ थी और साहित्य जगत में वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कौन थी? पुत्री का नाम था रमाबाई। और रमाबाई का जो विवाह है वो गुजरात के शासक मंडलिक चतुर्थ के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ वास्तु मंजरी के लेखक कौन है? तो ये ग्रंथ भी कई बार परीक्षाओं में आता है, वास्तु मंजरी। तो ध्यान में रखिए ये मंडन के द्वारा रचित नहीं है। मंडन के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो मैं आपको बता चुका हूं, वास्तु सार या वास्तु मंडन। ये है वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी जो ग्रंथ है ये मंडन के छोटे भाई नापा के द्वारा लिखा गया है। तो मंडन का छोटा भाई था नापा, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? वास्तु मंजरी। अगला प्रश्न है, मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा लिखित ग्रंथ। तो मंडन का भाई तो था नापा जिसने वास्तु मंजरी लिखा ग्रंथ, और मंडन का पुत्र जो था गोविंद उसने भी प्रमुख 2 ग्रंथ लिखे थे, कलानिधि और द्वार दीपिका। ये आपको ध्यान में रखना है। कलानिधि ग्रंथ परीक्षाओं में आ भी चुका है। इसके रचयिता कौन थे? गोविंद, मंडन के पुत्र। इसके अलावा द्वार दीपिका ग्रंथ भी गोविंद ने लिखा है।
अब है आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो महाराणा कुंभा की हत्या जो है वो इसके पुत्र उदा ने की थी और उदा को ही उदयकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये थी आज की अपनी वीडियो और आज की वीडियो का जो प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है वो प्रश्न एकदम सरल है। महाराणा कुंभा का शासनकाल क्या रहा है? कौन से वर्ष से लेकर कौन से वर्ष तक महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की सत्ता संभाली? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। महाराणा कुंभा का शासनकाल क्या था? अब पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि 1303 के चित्तौड़ अभियान के समय जो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था जिसको चित्तौड़ का युद्ध कहा जाता है, इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में किया है? तो अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में चित्तौड़ युद्ध का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब जो दिया है वो दिया है आशीष चौधरी ने। आशीष चौधरी को बहुत बहुत बधाई और आगामी भविष्य की शुभकामनाएं। तो इस ग्रंथ का जो नाम है वो है खुजाइनुल फुतूह। तो इसी तरह से आप आज वाले प्रश्न का भी कमेंट कीजिएगा। इसका जवाब देने वाले अभ्यर्थियों का नाम मैं वीडियो में निश्चित रूप से प्रस्तुत करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।